हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इन केम शो ट्रिपल एस आरबी। क्या हाल चाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर। देखो बेटा, मैं आज यहां पर आया हूं अपनी नई सीरीज की शुरुआत करने, जिसका नाम है MIC प्लस MIQ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का है, तो हर एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सीरीज आपकी इसी चीज में हेल्प करने वाली है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट्स हैं वो बढ़िया से समझाऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में भी दूंगा, ताकि आप लोगों को ये फील आ सके कि भाई बोर्ड एग्जाम में किस लेवल की चीजें आपके पास आने वाली हैं। फिजिक्स वाला का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, अपने मोबाइल में। फिजिक्स वाला ऐप से ही आप लोग नोट्स को अपने डाउनलोड करने वाले हो। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की। सो आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर फोर्स क्या है, न्यूटन साहब के लॉज क्या है, टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है, और इन सभी के ऊपर बेस्ड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। हाँ भाई, सो हम लोग इस लेक्चर से शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर फोर्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है जो कि आप लोगों के बेसिक्स को मजबूत करता है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिजिक्स के लगभग लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है, राइट। तो हम लोग आ जाइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन में। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस सेशन में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है फोर्स, राइट। तो सबसे पहला काम, सर नोट्स कहां से मिलेंगे? तो बेटा नोट्स के लिए आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि फिजिक्स वाला का ही यानी कि मेरा ही टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग इस कोड को स्कैन करेंगे, है ना, इस कोड को स्कैन करते ही आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पर सर्च करो फिजिक्स बाई अंडरस्कोर शैलेंद्र अंडरस्कोर सर। इस तरीके से सेम टू सेम ऐसा ही लिखोगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नोट्स मिल जाए। इसके अलावा आपको ये जो नोट्स है वो फिजिक्स वाला ऐप से भी मिल सकते हैं, तो आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम से भी, यहाँ इस ग्रुप से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी लोग जो है अपने नोट्स को एकदम हर जगह पर प्रॉपरली जो है बेटा अरेंज करिएगा, ताकि आपसे लास्ट में वो नोट्स खो ना जाए। ऐसा ना हो कि यार सर आपने पढ़ाया, सब कुछ मजा आया, मस्त समझ में आया, लेकिन नोट्स मेरे से मिस हो गया है, अब मैं सर क्या करूं? तो ये चीज को सभी लोग को ध्यान रखना है, प्रॉपरली अरेंज करके नोट्स को आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो सर आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है बेटा? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर फोर्स के बारे में, कि सर ये फोर्स क्या होता है और फोर्स को हम लोग कैसे समझेंगे। देखो बेटा, न्यूटन साहब ने फोर्स को समझाया कुछ इस तरीके से कि अगर हम किसी भी बॉडी पर कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं तो हम उस बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। अब किसी को घूसा मार दो तो उसका भाई थोबड़े का जो है शेप है, साइज है, चेंज हो जाएगा। किसी चीज को खींच करके हम उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, दबा करके हम उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज ला सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। दूसरा इफेक्ट बेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जा रहा है, हमने धक्का दे दिया, अब वो तेजी से भाग गया, यानी कि हम उसकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं, हम उसके डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। कोई इधर की तरफ जा रहा था, हमने एक घुसा मारा इधर की तरफ, वो इधर की तरफ जाने लग गया भैया। तो कहने का मतलब क्या है, आप ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज ला सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकते हो, आप उसके शेप और साइज में चेंज ला सकते हो, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप मूव करा सकते हो, कोई पहले से मूव हो रहा है तो हम सामने खड़े हो जाएंगे हाथ लगाकर, तो हम उसको रोक भी सकते हैं। तो कहने का मतलब फोर्स किसी भी बॉडी में कई तरह के चेंजेस जो है ला सकता है, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सा बताया कि सर ये जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अब बताइए सर ये मोमेंटम क्या है? बेटा मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहा जाता है। तो अगर मूव हो रहा हो
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा तभी उसके पास वेलोसिटी होगी, तभी उसके पास मोमेंटम भी होगा। तो बेटा मोमेंटम क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो गई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल न्यूटन साहब ने कहा कि भाई जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है, यानी कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में होने वाले चेंज डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, इसी को हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं मोमेंटम का पूरा फॉर्मूला लिख दूं तो सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बेटा डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। डेल्टा पी का मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, जिसको टाइम इंटरवल भी कहा जाता है। अब चेंज में अगर आप ध्यान से देखो तो मास तो जनरली कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं मास को बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन साहब का जो दूसरा नियम है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर ये जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन साहब ने अपने नाम पर करा लिया। उन्होंने कहा भैया फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली सीजीएस यूनिट की बात करें तो भाई मास होगा ग्राम में और एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसको जो है डाइन का नाम दिया गया। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट फोर्स का होता है डाइन। क्लियर। न्यूटन और डाइन में बेटा कुछ रिलेशन भी होता है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और आया बड़ा सिंपली है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो 10⁵ आ जाएगा। तो 1 न्यूटन जो है मेरे प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स के यूनिट और उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं सर फोर्स कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहला इफेक्ट है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑल्सो, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ऑल्सो, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ये शेप साइज को भी बेटा चेंज कर सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स विच आर क्रिएटेड बाई सम फोर्स। अब बताइए सर फोर्स लगाकर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो उसका मोशन कितने टाइप का हो सकता है। बेटा मोशन के बेसिक 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है सर, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है भाई। देखो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन लगभग लगभग लोग सेम ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इस मोशन को बेटा लीनियर मोशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो पूरा का पूरा वैसे पेन चल रहा है तो ये भी लीनियर मोशन है। लेकिन अगर ये पेन ऐसे चल रहा है तो ये भी बेटा लीनियर मोशन ही कहलाता है। अगर ये पेन ऐसे है और वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस मोशन को भी लीनियर मोशन कहा जाता है। यानी कि जब ये पेन इस तरह के मोशन में चल रहा होगा, इसको भी अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन का नाम दे रहे हैं, तो इस पेन का हर एक पॉइंट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जब ये पूरा का पूरा पेन ऐसे चलेगा तो इस पेन का हर एक पॉइंट आप ध्यान से देखो एक दूसरे के साथ पैरेलल पाथ पर मूव कर रहा होगा, है ना। यहां तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन का एक मतलब यह भी होता है कि जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाए और उस बॉडी का हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव कर रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से सिंपल दिमाग में रख सकते हो कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में गया तो इसी को अपन लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। सर रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन का मतलब सिंपल है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर घूम रहा हो या किसी दूसरे के अबाउट घूम रहा हो इस तरीके से, तो इस तरह के मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। बेटा
ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मैं आपको बताऊं रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। इसी टॉर्क को हम लोग रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, या फिर इसी को मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब आ जाइए आगे की बात करते हैं। सर ये लीनियर मोशन क्या है? तो वही बात कि अगर कोई भी बॉल इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो बॉल का मोशन कैसा हो गया? लीनियर मोशन हो गया, या फिर कह लो ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ध्यान रहे, ये बॉल को ना एकदम ऐसे घसीटा जा रहा है, ऐसे 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 घसीटा जा रहा है। बॉल ऐसे रोल करते हुए ऐसे ऐसे नहीं जा रही है ना, बॉल को सीधे सीधे ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो ये मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। फिर बात आई सर रोटेशनल मोशन क्या है? अब आपने किसी भी बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लगाया, जैसे किसी भी कार का स्टीयरिंग देख लो, कार के स्टीयरिंग पर हमने फोर्स लगाया और पूरा का पूरा स्टीयरिंग घूम गया, तो इस तरह का मोशन जो होता है, जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, उसी फिक्स पॉइंट को पाइवोट के नाम से जानते हैं। आप फोर्स लगाकर पूरे के पूरे उस व्हील को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घुमा देते हो, इस तरह के मोशन को बेटा हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, जो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है ना, इसमें कोई डाउट आई डोंट थिंक किसी बच्चे को होगा, क्योंकि ये हमारे आईसीएससी के प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना। आईसीएससी के बच्चों का देखो मैं हमेशा से फैन रहा हूं, क्योंकि आईसीएससी के बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है भाई, वो कंपैरेटिवली हाँ एकदम काफी ऊपर होता है सीबीएसई के कंपैरिजन में, है ना। तो ये चीज मैं जानता हूं और आप लोग को काफी टाइम से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, उसके लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ा रहा हूं। तो मुझे पता है कि आईसीएससी के जो भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहोगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप सब टॉपर्स बनेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी रिजल्ट बहुत तगड़ा, बहुत प्यारा रिजल्ट आया था आईसीएससी कैटेगरी में, आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में। इस बार भी आप लोग देखोगे इस चीज को, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए और हम लोग एकदम से धमाल मचाएं कि आईसीएससी मतलब फिजिक्स वाला, आईसीएससी मतलब विक्ट्री बैच, खत्म बात है ना। इस तरह की मेहनत बेटा आप लोगों को करनी है, तो सभी लोग जेन्युइन तरीके से मेहनत करो। मैं और मेरी पूरी टीम, यानी कि पूरा आईसीएससी वाला ये जो यूट्यूब चैनल है, सारे के सारे टीचर्स हैं, ये मेरी पूरी सारी टीम आपकी तरफ रहेगी, आपके सपोर्ट में रहेगी, आपको हर चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? एक ईमानदारी वाली मेहनत करनी है। तो कमेंट्स में बताना कि हाँ सर हम लोग मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। आपका क्या प्रॉमिस है ये आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताना, मैं पढ़ूंगा आप लोग के कमेंट्स, और अपनी पर्सनल आईडी से भाई लाइक भी करूंगा तुम्हारे कमेंट्स, ठीक है। लेकिन आप लोग लिखना, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइनली टॉप करना चाहते हैं, कि जो मेरा उद्देश्य है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस उद्देश्य के साथ अलाइंड है, मतलब कि वो चाहते हैं कि हाँ सर आप चाहते हो, मैं भी चाहता हूं सर टॉप कर, राइट। तो सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है। जैसे बेटा, जैसे कोई भी एक ये बॉडी है ना, अब इस बॉडी को मैंने इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया, यानी इस पॉइंट पर मैंने कील लगा करके इसको दीवार में ठोक दिया है, तो इसी पॉइंट को यार पाइवोट कहा जाता है, इसी को फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसी को पॉइंट ऑफ रोटेशन कहा जाता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस बॉडी पर एक फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स क्या करेगा? देखो नॉर्मली कोई भी फोर्स चाहता है कि हम बॉडी को ऐसे ऐसे आगे की तरफ ले जाएं, यानी कि हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन करा दें। लेकिन क्योंकि आपने इस पॉइंट पर बॉडी को फिक्स कर रखा है, तो ये इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये रोटेशनल इफेक्ट लाने की कोशिश करेगा। अब जब ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं पर एक प्रॉपर्टी का जन्म होता है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। देखो ये जो फोर्स आपने ऐसे लगाया, अगर आप इसी फोर्स की इस डायरेक्शन को आगे बढ़ा दोगे तो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है इसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस लाइन पर और उसकी लेंथ को मैं आर मान लूं, तो आर मल्टीप्लाइड बाई एफ को ही हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो सर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या है? तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के ही प्रोडक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आप लोग यहां पर ध्यान से अगर समझ रहे हो तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ठीक है, कि सर ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स, और दोनों के प्रोडक्ट को ही हम टॉर्क बोलेंगे। अब ये टॉर्क बॉडी को बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी जो टॉर्क होता है वो बॉडी को दो तरीके से घुमा सकता है, या तो वो उस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क, या तो वो उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि उसको हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
कोई भी बॉडी भाई दो ही तरीके से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो कोई ये बॉडी है, तुमने फोर्स इस तरीके का लगाया है, ये उसका पाइवट वाला पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट फिक्स्ड है बेटा, ऐसा फोर्स लगाया नीचे तो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यहीं पर ये बॉडी है, ठीक है, ये पाइवट वाला पॉइंट है, फोर्स हमने ऐसा लगाया, अब ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है तो क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। अब बात यह है कि सर यहां पर सर कुछ और चीजें देखो जरा। अगर मैं आपको टॉर्क के बारे में बताऊं तो बेटा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास एक डायरेक्शन होता है। लेकिन सर ये कैसा वेक्टर है, अगर ज्यादा डेप्थ में जाकर के आपको बताऊं तो ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। टॉर्क कैसा वेक्टर है, टॉर्क इज अ एक्सियल वेक्टर, जो कि किसी एक्सिस के अराउंड लग रहा होता है। सर कैसे पता चलेगा क्या एक्सिस है, भाई देखो, अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो एक्सिस ये वाली है, अंदर की तरफ है ना। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये एक्सिस किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये चीज पता चलती है अपने राइट हैंड रूल से। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को ऐसे रखो, क्लॉकवाइज घूम रही है तो थंब देखो अंदर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड्स डायरेक्शन होता है। तो इट हैज इनवर्ड्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो वो बाहर की तरफ होता है, सो इट हैज आउटवर्ड्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है भैया, इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो इट हैज आउटवर्ड्स, यानी कि आउटर, बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। क्योंकि इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है इसलिए इसको बेटा हम लोग नेगेटिव मानते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क अगर होगा तो मैं नेगेटिव मानूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव टॉर्क मानेंगे। क्लियर। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानने का कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अंदर की तरफ है इसलिए नेगेटिव है, ये बाहर की तरफ है मेरे प्यारे बच्चों इसलिए ये पॉजिटिव होता है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब बताइए सर इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट बड़ी सिंपल सी चीज है यार, है ना। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करोगे तो सर क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर इज एसआई यूनिट। सीजीएस की मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो यार फोर्स का यूनिट सीजीएस में होता है डाइन और डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर इज इट्स सीजीएस यूनिट, जबकि न्यूटन मीटर जो है दैट इज इट्स एसआई यूनिट। आई होप आप सभी को पूरी पूरी बात जो है क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज टॉर्क। राइट। फिर यहां पर ये सारे आपको रिलेशंस दे दिए गए हैं कि 1 न्यूटन मीटर का मतलब 10 की पावर 5 डाइन इनटू 100 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन मीटर जो है वो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर इज 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बताऊं तो वो रिलेशन लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर जो है सर वो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन आपको इन दोनों के बीच का अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, फिर बात आई सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका। फिर बात आई सर कपल क्या होता है। देखो कपल के केस में क्या होगा, अगर कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो। इक्वल अपोजिट मतलब बेटा एक फोर्स ऊपर की तरफ है तो दूसरा फोर्स नीचे की तरफ है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कुछ आर के बराबर मैं मान रहा हूं। ठीक है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, है ना, और ये दोनों फोर्सेस कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर स्मॉल आर के बराबर है तो यहां पर कपल डिफाइन किया जाता है। कपल को ही आप टॉर्क भी कह सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। कपल के केस में हमेशा कितने फोर्सेस हैं, दो, वो भी कैसे, इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क के केस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे एक फोर्स हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, डायरेक्शन सेम हो चाहे ना हो। टॉर्क के केस में कोई कंपल्शन नहीं है, बट कपल के केस में कंपल्शन है। फोर्स इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों फोर्सेस का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे में कपल को हम डिफाइन करते हैं, अगेन फॉर्मूला वही है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। राइट, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब यहां पर क्या है, यहां पर फिर से बॉडी को किसी ना किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स पाइवोट किया गया होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम पाइवोट बोलते हैं, जिसके अबाउट ये बॉडी जो है घूमने वाली है। क्योंकि ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये
ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ध्यान से देखना, देखो कपल के केस में जो दोनों फोर्स होते हैं उनका सेंस ऑफ रोटेशन सेम होता है, यानी कि दोनों या तो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो दोनों फोर्सेस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेंगे। तो कपल की वैल्यू हो गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, फिर बात आई सर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है। देखो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा सेंस होता है कि अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के बराबर हो। बेटा ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। समेशन या सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है जीरो के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ ऑल टॉर्क जो है वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी बॉडी पर अगर टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क जीरो के बराबर हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का मतलब है कि उस बॉडी में अब किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर वो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी तो अभी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहे, दैट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर रेस्ट में थी और रेस्ट में बनी रहे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी और उसी में बनी रहे यानी उसकी स्पीड वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए तो इसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में बेटा नेट फोर्स और नेट टॉर्क की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होती है। फिर यहां पर आपको वही चीज बता रहे हैं कि सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना ही फोर्स इसके राइट में लगा है, तो नेट फोर्स यहां पर जीरो हो गया, नेट टॉर्क भी यहां पर जीरो हो गया। तराजू में देखो दोनों तरफ बराबर बराबर रख दोगे तो ये बिल्कुल भी अब मूव नहीं करेगा, यानी रेस्ट में था अभी भी रेस्ट में रहेगा, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिर बात आई सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जब कोई भी एरोप्लेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस सिचुएशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि जितना फोर्स इस प्लेन पर नीचे की तरफ लग रहा होगा, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। इसको एयर का फ्रिक्शन कह लो या इसको थ्रस्ट फोर्स कह लो, वट एवर जो भी इसका नाम है। फिलहाल अभी इसके बारे में अपन बहुत ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में घुस रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स आता है जो कि ऊपर की तरफ होता है ना। सो इट इज थ्रस्ट ऑफ एयर, एयर की वजह से एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है, बट ओवरऑल क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर ये एरोप्लेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए और सारा टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, यानी कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यहां पर अप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर बोलो, मैंने एक वीडियो बनाया भी है, इसी चैनल पर उसको डाला भी था, उस वाले वीडियो को भी जाकर के देखना। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है और उसमें मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर और ज्यादा कमांड अपना बना सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब यही है कि सर अगर किसी भी बॉडी पर जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो नेट टॉर्क जो है जीरो हो जाएगा और वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यहां पर देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में यही हो रहा है क्या, कि यहां पर दो लोग बैठे हैं जो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहां भी दो लोग बैठे हैं जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब अगर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है बेटा, चाहे मूवमेंट बोलो या फिर टॉर्क बोलो एक ही बात है, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के केस में जो बॉडी है वो किस कंडीशन में होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। जरा लैंग्वेज पढ़िए, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इफ अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन इज जीरो, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाए, है ना। तो भैया यहां पर यही होता है, नेट टॉर्क हम जीरो करते हैं, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बेटा बराबर हो जाता है। फिर बात आई सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। देखो पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के पूरे वेट को कंसंट्रेटेड माना जाता है।
पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के पूरे वेट को कंसंट्रेटेड माना जाता है। जैसे अगर कोई बॉल है, अब इस बॉल का वेट आपने देखा होगा, हमेशा हम लोग सेंटर से ऐसे नीचे दिखा देते हैं कि भैया बॉल का वेट ये लग रहा है। तो इस बॉल का ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका सारा का सारा वेट ऐसा माना जाता है कि वो इसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो जिस पॉइंट पर बॉडी के पूरे वेट को हम कंसंट्रेटेड मान लें, उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जिस पॉइंट पर बॉडी के टोटल एरिया को कंसंट्रेटेड मान लें, उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। और जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाए, उसको सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। जनरली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम प्लेस पर होते हैं, बट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ चेंज आ जाए, अब ये हाई लेवल की बात हो गई, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ चेंज आ जाए तो इनका जो पोजीशन है वो कुछ ऊपर नीचे शिफ्ट हो भी सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मैंने बात की आपसे। तो यहां पर कुछ पॉइंट बता रहे हैं, कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, दैट इज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल्स। जिधर की तरफ बेटा ज्यादा मास होता है या वेट होता है, उधर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब, अगर मान लो एक कोन है और ये कोन पूरा सॉलिड कोन है, यानी कि पूरा इसमें मटेरियल है, सॉलिड कोन है, समझ रहे, लोहे का पूरा कोन है मान लो, तो नीचे की तरफ ऑब्वियस है वेट ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ बढ़ने पर सर वेट कम हो रहा है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, तो एक चीज आप बिल्कुल सीधा सा आंसर दे सकते हो, सर क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ने पर वेट बढ़ रहा है सर, नीचे वेट ज्यादा है सर, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ही होगा। ठीक है, ये चीज का आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर कोई एक सिलेंडर होता, अब सिलेंडर के केस में देखो जरा क्या होता है, इस केस में जितना मास ऊपर है या वेट ऊपर है, उतना ही वेट नीचे है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सटेंड हो रहा है। ऐसे में आपसे कोई पूछे कि बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ होगा, तो अब आप सीधे सीधे बोलोगे सर इसके मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस तरीके से मटेरियल में ही हो सकता है बाहर हो, जैसे किसी भी हॉलो स्फीयर में। अगर एक खोखला स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो उस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को माना जाता है, जबकि एक्चुअलिटी में देखो तो सेंटर पर कोई वेट नहीं है, कोई वेट नहीं है भाई, इसका जो भी वेट है वो इसके अपने आउटर बॉडी का है ना, सेंटर पर कोई वेट नहीं है, बट फिर भी पूरा का पूरा वेट उसी सेंटर वाले पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाता है। तो दीज आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अलग अलग डायग्राम्स में आपको मैंने बताया है कि भाई कहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। रॉड में मिडिल पॉइंट पर होती है अगर यूनिफॉर्म रॉड है, क्यूब में डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट में भी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्रायंगुलर प्लेट है तो बेटा मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। सॉलिड सिलेंडर है तो मिडिल पॉइंट पर है, सर्कुलर डिस्क है, थिन सर्कुलर रिंग है, हॉलो सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सभी में बेटा सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहां पर अब कुछ खास बात आई, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो वो नीचे से 4r/3 पर है। सेमी सर्कुलर रिंग है अगर, तो ऐसे में 2r/पाई पर। देखो रिंग और डिस्क में डिफरेंस होता है। जब बात रिंग की करते हैं तो रिंग में केवल ये वाला पोर्शन होता है बेटा, रिंग में केवल ये वाला पोर्शन होता है, रिंग में केवल ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला है ना, ये वाला केवल पोर्शन है रिंग में। लेकिन डिस्क की अगर बात करोगे तो डिस्क में ये पूरा पोर्शन कंसीडर किया जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, राइट। अगर कोई भी हॉलो सिलेंडर है तो उसके भी सेंटर पर होता है, लेकिन कोई सॉलिड कोन अगर है तो उसमें क्या है, देखो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 3l/4 डिस्टेंस है ऊपर से, और नीचे से इस डिस्टेंस को h/4 लिख सकते हैं। हॉलो कोन अगर है तो ये नीचे से थोड़ा ऊपर होगा, इस बार वो h/3 डिस्टेंस पर होगा नीचे से। सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर पर, सॉलिड हेमी स्फीयर अगर है तो ये नीचे से यानी कि इसके सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। हेमी स्फेरिकल शेल है तो वो नीचे से यहां से r/2 डिस्टेंस पर होता है। क्लियर। तो ये सभी का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर बात आई सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज है, क्या होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करे और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, जब वो यहां हो तो स्पीड v है, यहां पर वो पहुंचा तो भी स्पीड v है। अगर स्पीड की वैल्यू पूरे पाथ में कहीं भी चेंज नहीं हो रही है और वो सर्कुलर मोशन में है, तो इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, स्पीड भले चेंज नहीं हो रही, लेकिन भाई डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, पहले इधर था अभी वो इधर है, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, यानी क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे
सोचेंगे कि सर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन सॉरी स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे सर वेलोसिटी जो है यहां पर चेंज हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात को ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी मानी जाती है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसी की वजह से वेलोसिटी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब सर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहां पर हमेशा एक एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है जो कि डायरेक्शन और वेलोसिटी को चेंज करने का काम करेगा। उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो एक एक्सेलरेशन उसके ऊपर हमेशा लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंटर की तरफ हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा, उसी का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बटे r के बराबर होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस के बराबर होती है। फिर कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो लीनियर मोशन के केस में वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो। बट यहां पर क्या है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पर जीरो नहीं है। इसमें क्या है? वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। देखो वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। अगर वेक्टर ना लगाता इसका मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले कांस्टेंट हो, डायरेक्शन वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है बेटा, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन चाहिए होता है, और वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है। फिर उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल एक फोर्स आया। भाई अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। अब सोचो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर मोशन में है, तो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, और इसी के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बटे r के बराबर है। मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, उसकी स्पीड v है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो mv स्क्वायर बटे r, ये वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि हमेशा किधर की तरफ होता है? सेंटर की तरफ। सर इसका काम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का एक ही काम है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी टू चेंज द वेलोसिटी, दैट इज द मेन वर्क ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। फिर आता है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? देखो बेटा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर होता है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा अगर सर्कुलर पाथ में है तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स हमेशा लगेगा सेंटर की तरफ, इसी फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो कोई बैठ जाए, या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई बैठ जाए, मान लो मैं एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें, एक बड़ा सा केबिन है जो कि घूम रहा है। अब उस केबिन के अंदर अगर मैंने एक बैग रख दिया, मान लो यहां पर मैंने क्या किया, एक मैंने यहां पर बैग रख दिया, ये बैग है। अगर ये बैग इस गोले के अंदर, उस केबिन के अंदर रखा हुआ है, तो इस बैग पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ फोर्स होगा, और इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि मैंने क्या आपको समझाया यहां पर, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ये स्फीयर, ये गोला अगर सर्कुलर मोशन में है तो इस गोले पर जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। गोले पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। लेकिन अगर उस गोले के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या उसके अंदर कोई बैठा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ है, और इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उस पर सेंट्रीपिटल लगता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई बैठा है या उसके ऊपर अगर कोई बैठा है या कोई चीज रखी है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। आप सबने वो बड़ा वाला झूला झूला होगा। अब बड़े वाले झूले का वो जो, उसको जाइंट व्हील या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो जो बड़ा वाला झूला होता है, गोल वाला झूला होता है इस तरीके से, ठीक है, उसका जो केबिन है, उस केबिन पर जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, दैट इज
सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उस केबिन के अंदर जो लोग बैठे हैं उन पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आ जाइए फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपको पहले पूरा चैप्टर आधे घंटे के अंदर मस्ती से पढ़ा दूंगा, है ना, ताकि आप कभी भी रिवाइज करना चाहें तो आप फटाफट चैप्टर का रिवीजन आप लोग कर सकें, राइट। उसके बाद हम लोग 10 मिनट के अंदर में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में उसका आंसर बताएंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। कह रहा है ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, गलत है। ओनली ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गलत है। कह रहा है नाइदर ऑन फोर्स नॉर ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गलत है। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों पर ही डिपेंड करता है, फोर्स पर भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। कह रहे हैं मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन व्हाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ 40 सेंटीमीटर। यानी कि वो जो मैकेनिक है जब वो एक नट को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो फोर्स लगाता है 150 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पर इतना, तो टॉर्क जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स हो गया 150 न्यूटन का और डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, 40 में 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 0 जो है दोनों कैंसिल हुए, 15 चौका 60 न्यूटन मीटर के बराबर टॉर्क रिक्वायर्ड। यानी उस नट को ओपन करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो 60 के बराबर है। कह रहे हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कह रहे अगर उसी सेम चीज को ओपन करना है, उसी सेम नट को ओपन करना है, लेकिन इस बार हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हैं, बता दो जरा कितना लेंथ रिक्वायर्ड है इस बार हैंडल का। तो बेटा ऐसे केसेस में एक बात समझ लो, किसी भी नट को ओपन करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी नट को ओपन करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है दैट इज कांस्टेंट, है ना। तो अपन क्या करेंगे सर, इस बार अगर मैं फोर्स अलग लगा रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अलग होगा, लेकिन टॉर्क विल बी सेम। टॉर्क जो है सर वो सेम टू सेम होगा। तो टॉर्क 60 के बराबर था, फोर्स में इस बार लगाना चाहता हूं कितना, 50 न्यूटन के बराबर। तो डिस्टेंस आर डैश हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 60/50, यानी कि 6/5। 6/5 को सॉल्व करेंगे 1.2 मीटर के बराबर लेंथ होना चाहिए, जो कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है। तो यहां कंसेप्ट क्या है, किसी भी चीज को रोटेशनल इफेक्ट देने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है दैट इज ऑलवेज सेम। फोर्स चेंज हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन टॉर्क जो है वो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर। अगला है सर क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसीडर टू बी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है उसको हम कैसा कंसीडर करते हैं भाई, सो दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है और ये इनवर्ड्स होता है, राइट। नेक्स्ट, ऑन अ seesaw two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting on one side of the distances। अच्छा, ये मान लो भैया सेंटर है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो 30 केजी का है जो कि यहां कहीं बैठा है, दूसरा बच्चा यहां कहीं बैठा है, ठीक है। कह रहे हैं एक 30 केजी का है और एक 50 केजी का है। दे आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द डिस्टेंस 2 मीटर एंड 2.5 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई भैया 2 मीटर के बराबर, ये वाली इनकी डिस्टेंस हो गई 2.5 मीटर के बराबर। दोनों के मासेस देखो, ये है 30 केजी का और ये है 50 केजी का। हमसे कह रहा है वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 74 केजी सिट टू बैलेंस इट। कह रहे हैं इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक 74 केजी के मैन को किधर बैठना चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो भी इधर ही बैठ जाएगा तब तो ये पूरा ही नीचे चला जाएगा। तो 74 केजी के जो भाई साहब हैं उनको इधर की तरफ बैठना चाहिए। अब बात आई सर कितनी दूरी पर बैठना चाहिए, तो बेटा मान लेते हैं कि उनको एक्स डिस्टेंस पर बैठना चाहिए। इसी एक्स की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाएंगे। सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर देखो, क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ वैल्यूज को हम लोग यहां पे रखते हैं। देखो सबसे पहला टॉर्क कौन देगा, इस पर्सन का वेट। देखो 30 केजी जो है वो तो पर्सन का मास है ना, पर्सन का क्या है, मास है। अगर मैं वेट की बात करूं तो इनका वेट होगा W1, इनका वेट होगा W2। भाई फोर्स तो ये है ना, वेट इज फोर्स,
मास फोर्स नहीं होता है, वेट फोर्स होता है, और इनका फोर्स हो जाएगा, इनका वेट हो जाएगा W3 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज देखो, इनका हो जाएगा भैया W1 इंटू 2 मीटर के बराबर, भाई डिस्टेंस 2 मीटर है। इनके केस में क्या है सर, इनके केस में है W2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर के बराबर। ये हो गया टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने क्लॉकवाइज को तो निगेटिव बताया था, सर आप निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो? तो बेटा यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में ना हमने ऑलरेडी उस चीज को कंसीडर कर लिया है कि भाई टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क टोटल एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, यानी टोटल पॉजिटिव टॉर्क टोटल निगेटिव टॉर्क के बराबर होगा। तो वैल्यूज यहां पर अब हमें दोनों की पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि हम दोनों को इधर उधर कर चुके हैं। एक्चुअलिटी में मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब होता है कि सर टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, दोनों का सम कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब हम बोलेंगे कि सर ये जो क्लॉकवाइज वाला होता है सर ये तो निगेटिव होता है, ये तो सर निगेटिव टॉर्क होता है सर, और जो एंटी क्लॉकवाइज है सर ये वाला क्लॉकवाइज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये निगेटिव है तो जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। ये हमने यहीं से निकाला है, यानी हमने पहले ही मान लिया है कि भैया क्लॉकवाइज वाला निगेटिव ही है। अब निगेटिव चीज अगर इधर जाएगी इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? तो वो डाउट आपका खत्म हो जाना चाहिए कि सर इसको निगेटिव साइन के साथ क्यों नहीं रखा है आपने। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की मैं बात करूं तो W3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x के बराबर हो गई। अब W1 कितना है सर, 30 kg, तो सर मास है, उसमें g का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 करो। ठीक है, इनका क्या मास है 50 kg, उसमें भी आप g का मल्टीप्लाई करो इंटू 2.5 कर दो। इनका वेट कितना है सर 74 किलोग्राम है, g का मल्टीप्लाई करो इंटू x करो। पूरी इक्वेशन से देखो g कॉमन लेकर के कैंसिल किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 2 यानी कि 60 बनेगा है, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 74x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी जरा चेक करना, ये बन जाएगा तुम्हारा 135/74, 135/74, 135 अपॉन 74, तो इट विल बिकम 1.82। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 1.82। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, इट इज 60 प्लस 75, 60 प्लस 75, राइट, 135 डिवाइडेड बाई 74, वैल्यू कितनी आई 1.82 मीटर्स के बराबर, 1.82 मीटर्स के बराबर। अब जरा देखो यहां पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। कह रहे वेयर शुड अ मास ऑफ 74 kg है ना सिट टू बैलेंस इट, 2.5 मीटर ऑन द अदर साइड, 2.5 मीटर सेम साइड, 3.5 मीटर या फिर 3.5 मीटर ऑन द सेम साइड। तो यहां पर फिलहाल अभी तो मेरे को कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैच कर रहा हो, है ना। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहीं हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया है। ऑन अ सी सॉ टू चिल्ड्रेन ऑफ मासेस 30 kg एंड 50 kg are sitting on one side of it at a distance 2 meter and 2.5 meter from middle। ओके, मिडिल से 2 मीटर पर ये बैठा है और 2.5 मीटर पे ये बैठा है, तो सही बात है। वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 74 kg सिट टू बैलेंस इट, कि भाई 74 kg के इस मैन को हम कहां पर बैठा लें, तो ऑब्वियस सी बात है सर इधर ही की तरफ बैठा लेंगे, एक्स डिस्टेंस पर बैठा लेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इनका जो वेट है मल्टीप्लाइड बाई 2, इनका जो वेट है 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी बिल्कुल सही है। W3 इंटू एक्स करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। वेट होता है m इंटू जी के बराबर, तो ये m हो गया, मास हो गया हमारा कितना 30 इंटू जी इंटू 2, सही है। तो ये हो गया 50, ओ हो यहां पे देखो गड़बड़ हुआ है, 50 इंटू 2.5 बेटा हम करेंगे तो 125 आएगा ना, 50 इंटू 2.5 करेंगे देखो 125 आएगा, हमने यहाँ 75 लिख दिया, इसलिए मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसको आ जाओ अपन सही करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 125 और ये बन जाएगा तुम्हारा 74x। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बिकम 185 अपॉन 74। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 185 अपॉन 74, तो ये वैल्यू 2.5 के बराबर आएगी, 2.5 मीटर अब आएगा। सो इट शुड बी 2.5 मीटर ऑन द सेम साइड, गलत, इट शुड बी 2.5 मीटर ऑन द अदर साइड, दूसरी वाली साइड पर 2.5 मीटर होना चाहिए। क्लियर है? अपनी अपनी कॉपी पर सब लोग नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके। कह रहा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हैज,
ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। सो इट विल हैव कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो स्पीड कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कह रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h। तो एक हॉलो कोन है यानी कि अंदर से खोखला है, इसकी जो टोटल हाइट है बेटा वो h के बराबर है। ठीक है, टोटल हाइट h के बराबर है। इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके वर्टेक्स से x डिस्टेंस पर है, यहां कहीं पर। हाँ जी, आवाज आ रही, यस। तो ऊपर से यानी वर्टेक्स से ये x डिस्टेंस पर है। अब बात आई सर इस x की वैल्यू क्या है, तो देखो यार, अगर ये एक सॉलिड कोन होता तो वो नीचे से h/4 पर होता। अभी क्योंकि हॉलो कोन है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। सो नीचे से h/3 है तो ऊपर से बेटा 2h/3 होता है। तो 2h/3 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। तो मैंने भी एक पूरा का पूरा आपको एक टेबल दिया था जिसमें कई सारे डायग्राम्स थे, सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था कहां कहां पर होता है। वो आप सभी को जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद यानी कि लर्न करना पड़ेगा। सर होमवर्क क्या है, तो सबसे पहला होमवर्क है कि आप सभी लोग इस लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज करें। ठीक है, और अभी मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस आगे देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग ईमानदारी से ट्राई करेंगे और कमेंट्स में इनका आंसर बताएंगे। यहां पर बोला गया फाइंड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट आपको जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू बतानी है, इसके लिए भी आपको उसकी वैल्यू बतानी है। कमेंट्स में आप लोग लिखेंगे कि सर जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है उसका जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर सर निकल करके आया है मान लो 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आप लिखेंगे। सेकंड वाले में आप ऐसे लिखेंगे सर फर्स्ट बी और इसका जो आंसर आया सर ये आया आंसर। राइट, इस तरह से आप पूरा का पूरा लिखेंगे। और एक क्वेश्चन ये वाला है, इसका भी आप आंसर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है सर ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर जो है लिखेंगे। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन समझ लो आपको होमवर्क में दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। ठीक है, और सभी को ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, देखो इन इस सीरीज का पर्पस क्या है, इस सीरीज का पर्पस है कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया जाए, कि इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दिए जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में डाल दिए जाए कि भाई इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखना आपको कई सारी चीजें जो है मिलेंगी इस सीरीज से। ये सीरीज बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो आप सभी लोग इस सीरीज को शुरू से आखिरी तक फॉलो करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएं, और भी कई सारे डिस्कशंस मैं वहां टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से करता हूं, ताकि आपका जो बोर्ड का रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो। राइट, तो मिलेंगे हम सभी लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा ये कैसा रहा और आंसर्स लिखना, मैं देखूंगा अपनी पर्सनल आईडी से आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा। ठीक है, और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे भी और रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है जी, सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।